हम्म। Assalamu alaikum. How are you? And yesterday we had a poll और उसमें फिर आप में से ज्यादातर ने कहा कि we should not meet, लेकिन आज मैंने सोचा कि अब पोल पे नहीं डालते हैं because we never know कि कब जो है चीजें जो हैं नॉर्मलाइज होती हैं, तो उस वजह से delaying it again and again that would be a little too much of a wastage of time, and hence I decided that we should कंटिन्यू विद द सेशन. एंड जितना भी इवन किप्स की भी आज मैंने एक क्लास ली तो वो मुझे 90 मिनट्स के बाद आई हैड टू bought it because वो 3 hours की जगह 90 minutes I was taking because that class during the session उसको मैंने खत्म कर दिया क्योंकि आवाज नहीं जा रही थी, बट स्टिल 90 मिनट्स तक वो सेशन चल गया था. सो आज आई एम थिंकिंग कि आई थॉट कि एटलीस्ट हम इतना देख लें कि वो बैकलॉग हमारा ना बने, कि टाइप्स ऑफ एसेस के हवाले से आपको क्लैरिटी हो जाए कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं. और वी डिस्कस्ड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे एंड प्रोवर्बियल ऐसे लास्ट टाइम, जो कि ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं. वी स्टार्टेड विद दैट. अब थोड़े से सिंपलिस्टिक सी बात पे आते हैं कि एक्सपोजिटरी एसेस. बट एक्सपोजिटरी एसेस वो वाले हैं जो कि ज्यादातर आपके एसेस एक्सपोजिटरी एसेस आ रहे होते हैं. और एक्सपोजिटरी ऐसे जब हम कह रहे हैं तो एक्सपोजिटरी ऐसे इज दैट essay which would explain things in process, how things are there. So it is a type of writing that explains or describes, or, and most importantly, it informs about something. So the purpose of these type of essays is that they provide a clear and concise information without personal opinions. You are more objective in tone. ये बड़ी जरूरी बात है समझने की. As you would have practiced précis writing as well. précis writing का जो स्टाइल होता है कि you're objective in tone, आपके personal whims opinions नहीं आते. तो आप इसमें कुछ आप given statement के साथ ही आप चल रहे होते हैं, and you present things as they are, and you present information based content there, and arguments are established upon that. So even your thesis statement is in line with uh, the topic that is given, the statement that is given there. So the key features of an expository essay are that the content is quite focused, and it's clear, and it's coherent as well. और कोहेरेंस खैर हम जानते हैं, as most of you have been my students before, that coherence is one fundamental essential, या मैं कह दूं, या one core requirement of writing an essay, that you must be coherent. और उसके फिर mechanical considerations हैं जिसको हमें consider करना होता है when we are writing. But topic wise, content wise, जब हम बात करते हैं, so you provide factual, balanced and unbiased information. You answer about the how, the what and the why of whatever is given in the topic. जो भी statement है कि what are the manifestations of the given topic, how
is this plausible, or how has this developed, and why is this plausible, and why it has developed so, or why does it any issue exist in any form. सो आप इन तीन बातों पे ज्यादा फोकस रहते हैं जब भी आप एक्सपोजिटरी एसेस में बात कर रहे होते हैं, एंड वो उसकी साइड लाइंस पे आना शुरू हो जाता है, या व्हेन जो है वो साइड लाइंस पे डिस्कस हो जाता है, या वेयर साइड लाइंस पे, बट योर को फोकस रिमेन्स ऑन व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो ये तीन वर्ड्स याद रखिएगा जब भी आप एक्सपोजिटरी एसेज लिख रहे हो, बिकॉज यू विल हैव कंटेंट, यू विल गेट आउटलाइंस, और वो आप सबके पास मौजूद होंगी, और टॉपिक्स हो सकते हैं हम 100 टॉपिक्स जब पूरे कर चुके हों, और 100 टॉपिक्स पूरे करने के बाद 101 से 110 वाले में से कोई आ जाए, बट वो 100 टॉपिक्स का कंटेंट इतना होगा कि आप अच्छा एक्सपोजिटरी लिख रहे हैं तो एक में से ये वाली बात इसके हाउ में फिट होती है, दूसरी इसके व्हाट में या वाई में फिट इन हो रही है। तो इस तरह से आप डेवलप करते हैं एक्सपोजिटरी एसेज। तो वैसे तो जब हम क्वेश्चन बेस्ड बात करते हैं तो एक्सपोजिटरी एसेज में एक्सप्लेन का वर्ड हो सकता है, क्वेश्चन में डिस्क्राइब का, इलिस्ट्रेट का, डिफाइन का, एनालाइज का, बट टॉपिक्स इस तरह के वर्ड्स आपको देते नहीं है। अलबत्ता टॉपिक आपको मीनिंग ये कम्युनिकेट कर सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पॉलिटिक्स, और द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज on the overall environmental degradation, या प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करने की डिमांड हो सकती है, या कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन पे बात की जा सकती है। हम आने वाले सेशंस में अर्बनाइजेशन पर भी टॉपिक देखेंगे इन रिलेशन टू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें हमारा हम ऐड कर सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, इकोनॉमी को, और डेवलपमेंट की बात को, तो अर्बनाइजेशन पे भी हमने बात करनी है आने वाले सेशंस में। So the topic has to be one that requires explanation or factual details. So this is what you need to determine. And mostly they are statement based topics. उनमें statement given होती है, और आप उन statements के साथ जो है चल रहे होते हैं। मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट मेजोरिटी यहाँ पर है, सो इट्स हार्टनिंग टू सी के 21 आर हियर, बिकॉज once they have registered, but unfortunately internet issues, क्योंकि मुझे मैसेज उनके आए में है, but somehow we'll try to accommodate them कि उनका ये सेशन जो मिस हो रहा है, because I have to consider all on equal terms and grounds anyways. So general structure of an expository essay: you will start with an introduction, and there is an attention grabbing opening or a hook or a topic relevant opening जो कि simplified and सी बात है, और उसके बाद आप कुछ contextualize करेंगे। introductory paragraph का काम ही यही होता है, you contextualize the topic, and after that you provide a thesis statement, you provide a focus of attention जो thesis statement में आप stance लेते हैं, and the reason for that stance। फिर आ जाएंगे आपके बॉडी पैराग्राफ्स, और यहाँ पर आपकी लेयर्स बनना शुरू होती हैं। बॉडी पैराग्राफ का तो अपना स्ट्रक्चर तो वही है, टॉपिक, सेंटेंस है, सपोर्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, और आप या तो ट्रांजिशन देंगे और या आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे, पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर जो भी आप लेके चल रहे हैं। बट अब यहाँ इसमें एक बड़ी सीधी सी बात ये होती है कि आपने लेयर्स में डिवाइड कर लेना है। मोस्ट ऑफ योर टॉपिक्स दे कुड बी इजीली डिवाइडेड इन टू मेजर टाइप्स ऑफ लेयर्स। एक तो ये है कि आप उसको जो पेस्टल डी आप बात कर लेते हैं, या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल और लिंगुअल टॉपिक से जो भी रेलिवेंट हो, इन लेयर्स में आप अपने उस टॉपिक को डिवाइड कर लें। या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि ग्लोबल जोन्स में आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि द इशू इन नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया, या वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप एंड सदर्न यूरोप, और ओशियानिया, या फिर अफ्रीका, और इवन उसमें नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट दैट यू हैव, और उस तरीके से आप लेयर्स में उसको डिवाइड करके अपने ऐसे को जिस तरह एक दफा टॉपिक आया था इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड 2019 में, आई थिंक एक टॉपिक आया था, और वो इकोनॉमिक जोन, वो टॉपिक ही आपसे खुद ही ये कह रहा था इकोनॉमिक जोन्स को देखें। तो वो फिर आप एक तो उसमें ये भी था कि वो उस टॉपिक की नेचर ये थी कि आप फिर जो ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं ट्रेड के, जिस तरह स्ट्रेट्स ऑफ मलाका है, या बाबल मंदब है, या स्ट्रेट्स ऑफ हरमज है, और हुरमज है, और उनके अंदर देखते हुए, और फिर आप जाते हैं कॉन्टिनेंटल
प्लेन के ऊपर, जो मैंने बताया कि उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स में वो पेस्टल डी और ग्लोबल जोन्स, उसमें डिवीजन आ सकती है। देन देयर वुड बी सर्टेन टॉपिक्स जो कि डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर हैं, तो अब वहां पर आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और ये सारी लेयर्स अप्लाई करते हुए फिर आप देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डिवीजन भी एट टाइम्स हो सकती है। जी, सुफियान हैज अ क्वेश्चन। ओके, वी विल डेल्व इनटू दिस, हम इसकी तरफ जाएंगे। और जब हम टॉपिक्स को, बिकॉज अभी हम, मैं चाह रहा हूँ कि पहले तो ये सुपर स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस का विद एग्जांपल्स हो जाए। जब हम आउटलाइंस देख रहे होंगे तो उस वक्त ये होगा कि टॉपिक्स चल रहे हैं, उसके साथ बिकॉज दो वोंट बी ड्राई डिस्कशंस, तो फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओपनिंग्स और इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे होंगे। बिकॉज फर्स्ट आई नीड टू गेट डन विद दिस, क्योंकि अब कल का सेशन भी जो था, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा टाइम हमारे पास इसके लिए बचा रहे कि हम टॉपिक डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उसमें फिर वो ऑटोमेटिकली साथ हो जाता है कि अच्छा, इसकी टॉपिक ओपनिंग इस तरह से होगी और इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है सुफियान, सो आई होप दैट दिस आंसर्स द बिट ऑफ इट। ओके, फिर आप लेयर्स में करके और फिर देन यू गिव अ वे फॉरवर्ड, एंड उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसमें वही कन्वेंशनल समरी स्टेटमेंट, एंड यू समराइज द मेन आइडियाज, एंड देन यू क्लोज विद एन इम्पैक्टफुल क्लोजिंग रिमार्क आप उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना स्ट्रक्चर करना होता है। सुपर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, योर एक्सपोजिटरी एसे। ओके, नाउ द कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि वो जनरली होता क्या है, कि उसमें अब डिफरेंट अप्रोचेस हैं। मतलब वो ये है कि टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर रहा होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मोड में जाते हैं, जिस तरह प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी पे आ गया है, जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पे आपको टॉपिक आ जाता है। आज किप्स के एक ऑनलाइन बैच के साथ मैं प्रोसेस के ऊपर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहा था, जिस वक्त हम, मेरी वॉइस ब्रेक होने लगी और मुझे सेशन अबॉर्ट करना पड़ा था। तो वो ये था, मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरी तरफ तो इंटरनेट ठीक था या उनकी तरफ प्रॉब्लम था, वट एवर है। लेकिन ये कि उस वक्त मैं उनसे यही बात कर रहा था कि वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच इस तरह से थी कि वो नॉट कैटेगोरिकली डिस्क्रिप्टिव ऐसे था वो, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव तो अक्सर में कैटेगराइजेशन हो चुकी होती है, बट डिस्क्रिप्टिव इन दैट सेंस था कि डिस्क्राइब कर रहे थे हम तो एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर से फोकस क्या चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान पे अगर आ गया, तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और फिर आप उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और ये सब बताते हुए उसकी फीचर्स के ऊपर जाते हैं। मैनिफेस्टेशंस भी आर मोर कंसर्न विद द व्हाट ऑफ द टॉपिक, और उसके साथ हाउ एंड व्हाई भी इवन सब्सिडियरी लग रहे होते हैं। देयर वुड बी सर्टेन टॉपिक्स जो कंपैरेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं। नाउ दिस इज नॉट एन आर्ग्यूमेंटेटिव मोड। मसलन टॉपिक आया, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस, ये टॉपिक आ चुका है पहले। तो डेमोक्रेसी इज अ कल्चर या पाथवेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह शहरबानों का ये आया कि पाथवेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी टॉपिक आया था, जो कि कॉलम का था और एक रिसर्च पेपर भी उस पर लिखा गया था, उस पर फिर कॉलम भी था, कॉलम की वजह से वो फिर टाइटल दे दिया उधर ऐसे का। सो पाथवेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान में यू आर कंसर्न विद अ मोर प्रिस्क्रिप्टिव वे, वो अब डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता है, क्योंकि उस ऐसे जो कि यहाँ मेंशन, शायद प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच के साथ वो थोड़ा सा कनेक्टेड होता है, कि आप उसके पाथवेज बता रहे हैं फॉर द प्रोग्रेस। तो पाथवेज आपको प्रोग्रेस के जब चाहिए, इसका मतलब है आइदर वी आर स्टैटिक या फिर हम रिग्रेसिव हैं। तो जब इस तरह का टॉपिक आता है, तो आप पाथवे बताने के साथ यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एज वेल। इट्स मोर ऑफ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच। यू नीड टू प्रपोज सॉल्यूशंस, टॉपिक आपसे डिमांड कर रहा है, एंड बट सॉल्यूशंस विदाउट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वुड बी मीनिंगलेस। सो इट गोज मोर इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, जो पोटेंशियल रेमेडीज की तरफ आप जा रहे हैं, कि जो कि हाउ विल पाकिस्तान प्रोग्रेस, और जिस जो कुछ अभी हो रहा है उससे तो आई डोंट नो कि वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, दोनों साइड्स को मैं देखते हुए एज एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आई फील दैट कि हम, और एज, सो आई बिलीव दैट कि पाकिस्तान वुड गो ऑन द राइट ट्रैक एनीवेज। So pathways for the progress of Pakistan. So that was a topic जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच के साथ हमने देखना है। फिर आप देखते हैं कॉज एंड इफ। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात ये थी कि उसमें आपके पास आ जाती है एक स्पेसिफिक तरीके से आप चल रहे होते हैं, कि यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द मैनिफेस्टेशंस, जिस तरह से और कंपैरेटिव अप्रोच भी था। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल दे रही थी। कंपैरेटिव अप्रोच में डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस,
अब यहाँ पे कल्चर और प्रोसेस को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आ रहा है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान पे आया, तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यू आर मोर इन अ डिस्क्रिप्टिव मोड। लेकिन जब आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आप बात कर रहे हैं सुफियान सॉल्यूशंस की। आप जो बात कर रहे हैं ना कि बेस्ड अपॉन ओपिनियन, सोल्यूशन ओपिनियन नहीं होता। देखिए ओपिनियन आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आप कर रहे हैं कि आप एक को रिजेक्ट और दूसरे सॉल्यूशंस तो आपने देखें एवरीथिंग somehow or the other, even the most objective thing would be in a sense the most minutest speculation के बाद जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे तो सब्जेक्टिव हो जाती है। दुनिया के बड़े से बड़े ऑब्जेक्टिव राइटर को भी कहीं ना कहीं पे हम क्लासिसिस्ट को भी सब्जेक्टिव देखते हैं, और वो तो नेचुरल है। But when you give a solution, you identify a problem at hand on basis of facts. और आप वो फैक्ट्स को देखकर आप कहते हैं कि ओके आई बिलीव दैट और आई फील दैट दिस इज द वे फॉरवर्ड, और इसके ऊपर हम पाथवेज देख रहे हैं कि व्हाट इज द पाथवे फॉर प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, या ओके ये इल्स हैं एजुकेशन के और इसको हम रेमेडीज दे रहे हैं। अब ये टॉपिक जो है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाए, अगर मैं जिस तरह टॉपिक हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज आए तो वो डिस्क्रिप्टिव बन जाता है क्योंकि उसमें कैटेगरीज देती हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ ये टॉपिक इस तरह से आता है कि पाथवेज टू प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, या फिर हाउ टू रेमेडी द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो देन you are writing an expository essay in which in the hindsight you need to identify the problems. Once you identify the problems तो फिर वो solutions meaningful नजर आते हैं जो कि टॉपिक ने explicitly आपसे कहा है। सोल्यूशन देखें, आप 10-12 पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप 7-8 पैराग्राफ में वे फॉरवर्ड पूरा ऐसे वे फॉरवर्ड पे बेस करके लिख रहे हैं, या पाथवेज दे रहे हैं, या रेमेडीज दे रहे हैं। हो सकता है किसी और ने 10 और डिफरेंट दिए हों तो मल्टीपल हो सकते हैं, बट आपका काम ये होता है कि वो कंक्रीट इश्यूज के ऊपर जो है आप सोल्यूशन दें, और वो रियलिटी चेक अप्लाई करके आप देते हैं। बिकॉज इफ यू शो समथिंग रॉन्ग यू मस्ट शो हाउ टू रेमेडी इट, एंड इफ यू वांट टू टेल दैट समथिंग शुड बी रेमेडीड यू मस्ट आल्सो फर्स्ट मेंशन दैट व्हाट इज रॉन्ग। Whenever you mention a remedy, or whenever you're providing a pathway or a way forward, it must be based on a reality check. It must not be too idealized. It must not be partisan. Its only purpose should be to construct or to reform something. उसका उसको सिर्फ हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। बिकॉज ओपिनियनेटेड तब होगा कि जब आप कहेंगे कि ये चीज जो है सोल्यूशन देते देते आप कहें कि अच्छा फला रिस्पॉन्सिबल है, ये है, आप बताते हैं कि ओके दिस दीज मैनिफेस्टेशंस हैव बीन डिस्कस्ड, और इन सारे एंगल से हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, और आप एक ओवर जनरलाइजेशन से बचते हैं। रिमेंबर इन एनी एसे, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, प्रोवर्बियल, परसुएसिव, नैरेटिव, इन एनी टाइप ऑफ एसे आपने ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा। डू नॉट ओवर जनरलाइज, डू नॉट ओवर सिंप्लीफाई। ओवर जनरलाइज कर दिया कि आपने कह दिया हाँ जी फला ही रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इंस्टेंस डेमोक्रेसी की मैं एग्जांपल दे रहा था, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी एज अ प्रोसेस पे अगर बात करें, या कल्चर डेमोक्रेसी करना होना, ये टॉपिक अपने अंदर आपको ये बता रहा है कि आप किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। बिकॉज ये कह देना कि ओनली द मिलिट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट इंटरवेंशन, बट व्हाई डायरेक्ट इंटरवेंशन अकर्स, तो फिर पॉलिटिशियन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्यूरोक्रेट की कितनी है, जजेस की कितनी है, मैसेस की कितनी है कि कल्चर यहाँ प्रिवेल नहीं करता, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से क्या हुआ है ऐसा, और हमारी इकोनॉमी का कितना रोल आता है। फिर फॉरेन इंटरफेरेंस की बात जब आती है, या फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज भी जो है वो भी हो सकता है उनकी वजह से। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर जो है वो बनते हैं कि उस वजह से कल्चर इनकलकेट नहीं हुआ, या प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। और फिर आप देखते हैं कि अच्छा कल्चर क्यों हमें लगता है, क्योंकि प्रोसेस जब आता भी है बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेटिक कल्चर, तो उस वजह से ये है कि हम इवन सिविलियन रूल में, या फिर इन एन एसेंस मैसेस के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक एसेंस मौजूद नहीं रहता। वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर आप जाते हैं। बिकॉज आपने ओवर जनरलाइज नहीं किया है, और आपने एक ही को नहीं रखा है, ओवर सिंप्लीफाई करके किसी कुछ खास चीजों को जो है वो पिन पॉइंट नहीं किया, तो अब उससे होगा क्या कि अगर आपने प्रिस्क्रिप्टिव मोड के ऐसे लिखना है, जिस तरह पाथवेज टू प्रोग्रेस जो है आप बात कर रहे हैं, या इसको हम यूं रिफ्रेस कर दें कि पाथवेज टू रिडीम पाकिस्तान डेमोक्रेसी,
तो अब होगा ये कि आप जब पाथवेज दे रहे होंगे तो वो पार्टिजन नहीं होंगे, आप स्पेसिफिकली किसी एक इशू को ही टारगेट करके पाथवेज नहीं दे रहे होंगे, आप मल्टीपल एंगल से अप्रोच कर रहे होंगे, और आप उन तमाम एटलीस्ट 5-6 डिफरेंट एरियाज को रिफॉर्म करने की बात करेंगे। सो इफ यू आर राइटिंग 6 पैराग्राफ्स ऑफ 1000-1200 वर्ड्स, तो उससे पहले आप 400-500 वर्ड में बता चुके होंगे कि ओके दिस हैज बिन रॉन्ग विद द इंटायर इशू, और फिर तो इट मीन्स कि आप 1700-1800 वर्ड्स की तो बॉडी लिख चुके हैं, और फिर इंट्रो और कंक्लूजन तो अपनी जगह पे 200-200 वर्ड का भी आता है, तो 2-2500 वर्ड्स का ऐसे आपका बन जाता है। कुछ ऐसे में आपके पास आ जाती है कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच। कॉज एंड, जिस तरह टॉपिक आता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक होते हैं, या इम्पैक्ट के वर्ड के साथ आ जाते हैं, या एनवायरनमेंट के ऊपर आ सकता है, या पोस्ट पेंडेमिक सिनारियो के ऊपर आ सकता है। सो वो आप कॉजेज एंड इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे हमारे पास इस तरह के ये 4-5 जो मैंने बातें बताई हैं टाइप के एक्सपोजिटरी ऐसे हम आगे देखेंगे भी। और उस वक्त अगेन मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको कि ओके अच्छा देख रहे हैं आपके, अब ये इस तरीके से है, और फिर आपके पास भी कुछ टास्क आ रहे होंगे जिसको आपने करना होगा, और उन्हें उनकी बेसिस के ऊपर हम बात आगे बढ़ाएंगे। सो प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो कोई टॉपिक आप एक्सपोजिटरी ऐसे कोई उठा लिया आपने, उसको स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, उस स्टेटमेंट को लिख के आपने गूगल स्कॉलर में डाला, वहां से रिसर्च पेपर्स कुछ आए, आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए कि एक आध इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया, बिकॉज हम 5-6 टाइप्स को देख रहे हैं। तो उसमें यह है कि एटलीस्ट आप इन 100 एसेस जो आपके पास आएंगे आउटलाइंस, उनके अलावा भी आप एक एक खुद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करके भी, कि अच्छा खुद बाकी की तो चले आउटलाइन से आप ऐसे लिख 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 कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक आउटलाइन जनरेट करने की प्रैक्टिस खुद भी करें कि वंस यू आर देयर आपको अंदाजा हो सके। एंड आई शेयर अ फ्यू टास्क विद यू इन रिलेशन टू दैट, तो वो उस वक्त आप कर पाएंगे, और इंडिपेंडेंटली भी आप कर सकते हैं। एंड देन लॉजिकली ऑर्गेनाइज देम, और एक ऑब्जेक्टिव टोन आपने उसके अंदर रखनी है। सो ये तो एक्सपोजिटरी की बात थी, और मैं अभी आगे लेके चलता हूं आपको। आई जस्ट वांट टू गेट डन विद the types first of all, because for me this was a little sort of a concern कि why we missed yesterday night's lecture, because so I just want to bring it on that point where we can focus completely on content. तो पहले अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरफ। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नाउ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जब भी डिस्क्रिप्शन है तो आप जहन में एडजेक्टिव एडवर्ब को जहन में रखिए, मॉडिफायर को रखें। तो इसका गोल जो होता है वो ये है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस, और इमेजरी बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है कि आप इमेजेस ड्रॉ करते हैं, आप सेंसेस को अपील करते हैं अपनी लैंग्वेज से, अपने आप फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। और इस ऐसे को फ्रेस करने पे देखें, आपका पर्पस इस वक्त ये है ना कि सिर्फ कंटेंट तो नहीं कि आपने लिखना भी है और अपील भी करना है। इट्स गुड टू सी थोड़ी स्ट्रेंथ अब जो है 24 तक जो है हैव जॉइंड आउट ऑफ, आई थिंक वी हैव 33 ऑड इन द ग्रुप। तो चलें, a significant majority was able to join today. So अब जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं, आई शेयर अ फ्यू टेक्स्ट्स विद यू इन द ग्रुप, और क्या आप उनको रीड भी कर लें कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किस तरह से होती है। अब पोएट्री उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है, बट आई विल आल्सो शेयर अ फ्यू एसेज इन दैट सेंस कि आपको अंदाजा हो कि एसेइस्ट कैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं। जिस तरह इमेजरी, विविड इमेजेस ड्रॉ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स, एंड एडजेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, गुड बैड नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप के नहीं, बड़े स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स हों which displays a very articulate style of writing, और एक्सपीरियंस कर सके रीडर उसको जिस तरह, और वो पूरी थीमेटिकली वो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जब डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, तो आपको अब होप से रिलेटेड या हर्डल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स ऐसे हों, जिस तरह आप हर्डल्स की बात कर रहे हैं तो आपने बैरियर का वर्ड लिया, आपने ऑब्स्टिकल का वर्ड लिया, समटाइम्स इवन आप रिफ्लेक्ट करें आपने शैकल्स की बात कर ली, तो वो विजुअल इमेजेस ड्रॉ करके पता लगता है, या ऑब्स्टिकल से वो कैनेस्थेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की जब बात आती है तो उससे पता लग रहा है कि ओके फाइन, अब ये हर्डल आ रहा है, डेमोक्रेसी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड।
और एंड आई एम स्टिकिंग टू एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि एक ही एरिया को लेकर डिफरेंट टाइप्स में देखा जाए तो उससे पता लगता है कि अच्छा डेमोक्रेसी पे एक्सपोजिटरी भी हो रहा था, एक्सपोजिटरी के चारों टाइप्स पे भी उससे रिलेटेड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आया तो क्या हुआ, कल्चर एंड प्रोसेस के ऊपर आया तो क्या हुआ, फेलियर पे आया तो क्या हुआ, होप्स एंड हर्डल्स पे आया तो वो कैसे डिस्क्रिप्टिव हो गया। क्यों क्यों डिस्क्रिप्टिव है? क्योंकि अब होप्स एंड हर्डल्स उसने कैटेगरीज बता दी हैं। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज उसने कैटेगरीज बता दी हैं। डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस स्टेटमेंट दे रहा था। उस स्टेटमेंट के अंदर उसने आपको कंपैरेटिव अप्रोच में एक्सपोजिशन की बात की है कि आप ये बताएं कि इट इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस, वो एक स्टेटमेंट के साथ आपने जाना है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब आएगा वो आपको कहेगा ओके दीज आर द कैटेगरीज, डिस्क्राइब देम, व्हाट आर द होप्स, व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द इल्स, व्हाट आर द रेमेडीज। सो इन इस तरीके से आते हैं। समटाइम्स इट बिकम्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी, बिकॉज इसकी स्ट्रक्चरिंग सारी एक ही तरह से चल रही होती है, बट योर लैंग्वेज मैटर्स कि इमेजेस आप कैसे ड्रॉ करते हैं। इमेजेस इनफैक्ट हर टाइप की राइटिंग में, बट डिस्क्रिप्टिव में बहुत मैटर करते हैं। द पिक्चर्स यू ड्रॉ विद वर्ड्स एंड द सेंसेस टू विच यू अपील थ्रू वर्ड्स, वो मैटर करता है। और मैं कोशिश करूंगा आपसे एक शेयर करूं कुछ पैसेजेस विंस्टन स्पेंसर चर्चिल की राइटिंग की। जब चर्चिल अपने ऐसे में बताता है द आफ्टर मैथ की अगर हम बात करें कि आफ्टर मैथ में व्हेन ही presents when he describes that how the Bolshevik revolution came into existence, और वो लेनिन की बात, लेनिन के ऊपर वो सारी बात कर रहा है, और वो बताता है कि लेनिन was affected by the murder, by the death of his brother. सो द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, जिसका नाम अलेक्जेंडर था, तो उसको बताने के बाद वो कहता है लेनिन सॉ द वर्ल्ड थ्रू अ प्रिज्म एंड द प्रिज्म वाज रेड। अब जब वो ये बताता है तो प्रिज्म जब आप अपनी आंखों के सामने रखते हैं, एंड वो प्रिज्म जो है, उस प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म आपको उसी कलर में दिखाएगा जिसमें जिसके थ्रू आप देख रहे हैं। अगर तो वो ट्रांसपेरेंट है तो आपको सब कुछ, सारा का सारा प्रिज्म जो है उसी तरह वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। बट इफ इट्स रेड, एवरीथिंग विल बी रेड, आपका विजन सारा रेड है। वो आगे चल के फिर बताता है कि हाउ हाउ मेनी पीपल डाइड डिफरेंट प्रोफेशन से, वो सारा बोल्शीविक रेवोल्यूशन की बात करता है। फिर आगे जाकर वो बात ये करता है कि फिर इवन इवन वो डेथ ऑफ लेनिन तक जाते जाते फिर कहता है, आखिर में कहता है कि ही लेफ्ट हिज नेशन फाउंडिंग इन द बॉग, कि दे वर डायरेक्शनलेस, क्योंकि वो सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हुआ था लेनिज्म, बिकॉज चर्चिल जो था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था चीजों को। बट बोल्शीविक रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट फ्लैग भी रेड था, सो द एंटायर कलर रेड हैड बीन स्कैटर्ड, या मैं कहूंगा कि द एंटायर एसे वाज पेंटेड इन रेड। उससे वो जो इम्पैक्ट था, वो जो डेथ्स थी, वो जो ब्लड शेड था, वो सारा का सारा वो उसने क्रिएट कर दिया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज ही सॉ द वर्ल्ड थ्रू अ प्रिज्म दैट वाज रेड। सो एवरीथिंग वाज रेड फॉर हिम, और वो फिर उसी कलर में देखता था, एंड ही पेंटेड द एंटायर वर्ल्ड इन दैट कलर। He painted the color of the flag with red, with the color red. So हुआ ये कि उस एक कलर ने, उस विविड इमेजरी ने फिर बाकी सारे के सारी चीजों को डिस्क्राइब करने में उसको मदद दी। सो यू कैन अडॉप्ट दैट स्टाइल ऑफ राइटिंग एज वेल, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर देखें जिस तरह एडवर्ड सईद का एक ऐसे है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसको पढ़िएगा। बिकॉज जब आप एक दो अच्छे ऐसेस को पढ़ लेंगे अच्छे राइटर्स के, तो आपको अंदाजा होगा वो करते क्या है। अब वो रिफ्लेक्शंस ऑन एग्जाइल पे लिख रहा है, कि एग्जाइल के बारे में बता रहे, यानी वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें एग्जाइल को। तो जब वो डिस्क्राइब कर रहा है एग्जाइल को, तो वो करता ये है कि वो एग्जाइल के एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए डिफरेंट टाइप के इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे करता है। अब उसमें फिर वो सात तीन तरह के लफ्ज ले आता है हमारे पास एग्जाइल में। एक वो कहता है इमिग्रेज या इमिग्रेंट्स, एक को वो नाम दे देता है एक्सपैट्स, और एक को नाम दे देता है रेफ्यूजीज। कहता है ये तीन तरह के एग्जाइल्स हैं। और फिर उन्हें डिस्क्राइब करते, क्योंकि वो लफ्ज खुद हमें बता रहे हैं कि अब एक्सपैट वो है जो अपनी मर्जी से ज्यादा पैसा रखते हुए कम
वैल्यूएबल जगह पे जाता है क्योंकि वो ज्यादा वहां पर या फिर वो ज्यादा रिसोर्सेज के साथ वहां लाइफ एंजॉय कर सकता है। इमिग्रेंट वो होता है जो बेटर लाइफ के लिए कहीं अपनी मर्जी से जा रहा है। और रेफ्यूजी वो होता है जो कि फोर्सफुली उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है इन मिजरेबल कंडीशन। तो वो तीन टाइप के एग्जाइल्स को बता रहा है कि फिर सेल्फ एग्जाइल किस तरह, फैज अहमद फैज की, इकबाल अहमद खान की, और फिर अपनी बात वो करता है। और एंड पे वो ये बात पहुंचाता है कि बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कॉस्मोपॉलिटन एग्जिस्टेंस, तो हमें वो अब क्योंकि उसने सारी बात बता दी, कहते हैं दुनिया तो इसी तरह चल रही है। तो वो ये फिर एंड में ये कंक्लूड करता है कि रूटलेस एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो जो वाइजर माइंड्स हैं वो ये करेंगे कि दे विल नॉट बी रूटेड टू एनी प्लेस बिकॉज इट विल मेक इट ईजियर फॉर देम टू लिव। और ये वो क्योंकि वो एसोसिएशंस ऐसी नहीं होंगी उनकी कि वो एक ही जगह के साथ रूटेड, एंड इट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गो। बट स्टिल वो कहता है कि जो चैलेंजेस हैं एग्जाइल के वो अपनी जगह पर वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, बिकॉज वो तीन टाइप्स बताता है। सो हम उस ऐसे को पढ़ के एक्सेप्ट कर लेते हैं ये कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी फॉर्म में इवन इंटरनल एग्जाइल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक जगह पे लोग रहते हैं अपने शहर से दूसरे शहर में रहने, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एग्जाइल। तो वो उसको प्लॉजिबल बना देता है विद हिज डिस्क्रिप्शंस एंड इंसिडेंट्स और इंस्टेंसेस के या एक्सपीरियंसेस की बात करके, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस भी आपकी सेंसेस को या आपके इमोशंस को अपील कर रहे होते हैं। एंड देयर आर लॉट मेनी एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स यूज्ड इन दीस टाइप्स ऑफ राइटिंग्स। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि उन डिस्क्रिप्शन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और साथ लगा होगा होप्स एंड हर्डल्स या कोई और हो सकता है। सो डिफरेंट वन फ्रॉम डेमोक्रेसी इज अ कल्चर नॉट अ प्रोसेस। Acha, then we have Umar has a question. When will we narrate some theory like this? Someone did that because of this. There is a high chance of adding our own opinion in that. देखिए, योर एनालिसिस विल बी देयर, बट योर एनालिसिस, आपका एनालिसिस ही चल रहा है हर चीज पे, लेकिन आप करते ये हैं कि आर्गुमेंटेटिव में भी आपका एनालिसिस है, एक्सपोजिटरी में भी है, डिस्क्रिप्टिव में भी है, एनालिटिकल तो आप हैं, लेकिन आप बेस कर रहे हैं उनको स्टाइल ऑफ आपका टॉपिक आपसे जो डिमांड कर रहा है। एक्सपोजिटरी में कह रहा था कि आपने इसी लाइन को लेके चलना है, आप इसको डिफरेंट लेयर्स में अप्रोच करें। डिस्क्रिप्टिव में कह रहा है कि आप डिफरेंट लेयर्स में तो अप्रोच करें, लेकिन आपका कंसर्न मैनिफेस्टेशन से होगा। अब वो मैनिफेस्टेशंस बताने के लिए आप किसी के एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन और आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब से उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं मॉडिफायर लैंग्वेज में, और इमेजरी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। फिर वो आप एनालिसिस अपना कर रहे होते हैं और आपने उसी लाइन के ऊपर चीजों को डिफरेंट एग्जांपल्स से या एविडेंस से तो बताना है। एविडेंस तो सारे एसेस में है। सो एविडेंस तो आप देंगे कि समवन डिड दैट और समवेयर समथिंग हैपेंड, और और अ रिपोर्ट मेंशंस दिस, तो वो, लेकिन वो अब आप उसको फ्रेज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड ऑफ द टॉपिक। बिकॉज ये सबसे पहली चीज है जो समझने की है, क्योंकि अब आप 100 एसेज आप देख, दो दो तो हमने देख लिए उस दिन, और देखिए जब आप 100 आउटलाइंस पूरी आपके पास आ भी जाएंगी ग्रुप में, आप उन्हें रीड भी कर रहे होंगे, वो इन्हीं 6 मेजर टाइप्स के अंदर ही फिर रहे होते हैं। तो उनके अंदर वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा फिर लैंग्वेज चेंज होती है आपकी लिखते हुए, बिकॉज आउटलाइन सिर्फ देखने से तो काम नहीं बनेगा कि आउटलाइन बना दी। वो जो लिख रहे होते हैं आप, आपका इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक जो फ्रेज हो रहा होता है वो फिर उस टोन के मुताबिक होना चाहिए जो कि टॉपिक ने डिमांड की है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट हियर, एविडेंसेस वुड बी देयर। सो अब वही बात के प्रॉम्प्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो सेंसरी डिटेल्स या इमोशंस या कैटेगरीज या इमेजरी की तरफ आपको लेके जा रहे हो, या यू रिकॉग्नाइज टॉपिक्स दैट वुड रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव डिटेल। सो स्ट्रक्चर सेम रहेगा बॉडी पैराग्राफ का भी, इंट्रोडक्शन का भी, लेकिन अब होता यह है कि थीसिस स्टेटमेंट इसमें कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि वहां आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट, एक्सपोजिटरी में क्या है कि आपको लाइन एग्जैक्ट पता है कि आपने किसके साथ जाना है। प्रोवर्बियल में ही पता है आपने, क्योंकि अगर मेटाफर आपने 100% क्रैक कर लिया। आर्ग्यूमेंटेटिव में पता है दो साइड्स हैं, इनमें से एक को ठीक कहना है, एक को गलत कहना है। डिस्क्रिप्टिव में ये है कि अगर आगे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, आपको ये नहीं पता कि लाइन क्या है, होप ज्यादा है, हर्डल्स कहाँ हैं, या कम कौन सा है, या हायर एजुकेशन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। तो अब इल्स और रेमेडीज का क्या कहना है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। देन यू हैव टू डिस्क्राइब दैट एंड यू हैव टू हाईलाइट द ओवरऑल इंप्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू एज वेल, क्योंकि वो सिग्निफिकेंस ऑफ इशू नहीं बता रहा होता टॉपिक आपको। वो कह रहा है हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूज जब आप सामने रखते हैं तो उसके साथ
आपका थीसिस स्टेटमेंट बनता है। सो यहाँ पे आपके लिए चैलेंज ये होता है कि यू नीड टू, यहाँ आपका अपना ओपिनियन फिर प्ले करता है इस तरह से कि अब उसमें से आपने इस तरह, अब आपके कंटेंट पे बेस कर रहा होता है कि भाई अच्छा मेरे पास होप्स और हर्डल्स पे कंटेंट ऐसा है, या इल रेमेडीज के ऊपर इस तरह से है, तो कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस पे इस तरह का मेरे पास कंटेंट है, तो मैं अच्छा मेरे पास अब इल्स ज्यादा हैं या इल्स ऐसे हैं जो कि रिजॉल्व हो सकते हैं या नहीं, इरिजॉल्वेबल है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर अपने थीसिस स्टेटमेंट को फ्रेज करेंगे कि आपका कंटेंट उस वक्त आपने कितना रखा हुआ है अपने पास। तो ये आपके लिए इसमें चैलेंज होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड यू अ लाइन, इट प्रोवाइड यू कैटेगरीज जिसके ऊपर आप लिख रहे होते हैं। एंड एग्जामिनर इसी को देखना जा रहा होता है कि अच्छा अब इसने ये टॉपिक लिया है तो इसने क्या किया है, इसने कहीं ये तो नहीं किया कि पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करवा दिया या फिर कोई स्पेसिफिक लाइन ही नहीं ली अपने थीसिस स्टेटमेंट में। दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू, सो यू नीड टू गिव विविड, और फिर विविड स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद विविड लैंग्वेज जो मैंने बॉडी पैराग्राफ्स के हवाले से बात की, एंड कंक्लूजन विल हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड यू गिव योर स्टार्ट एंड ओपनिंग और कॉन्टेक्स्ट आप देते हैं, एंड द सेम जो कि थीसिस स्टेटमेंट पे था। तो ये तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की थोड़ी सी बात थी। एंड नाउ वी गो फॉर अदर टाइप जो कि आ जाता है हमारे पास, पर्सुएसिव एसेस। ओके, ओके। नाउ पर्सुएसिव एसेस, उसके नाम से जाहिर है कि यू नीड टू परसुएड द रीडर। अब persuasive essays are not that difficult to understand once you have understood the other types. कि इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि यू नीड टू कन्विंस द रीडर एंड यू नीड टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट कि वो उसके ऊपर आए। सो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, इमोशनल अपील्स भी आ सकती हैं इसमें। अब टॉपिक्स विच वी ऑफन प्रेजेंट आर, जिसमें उसमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी हो सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव होता तो शुड बी ऑल बी फेमिनिस्ट, और एक्सपोजिटरी में हो तो वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट आ सकता है। और इनफैक्ट आई शेयर वीडियो विद यू, वो भी आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। तो शमांदा लीची की वीडियो है, वो आप देखिएगा, तो 30 मिनट्स का लेक्चर है। सो यू लुक फॉर प्रॉम्प्ट्स इनकरेजिंग अ क्लियर स्टांस ऑन द इशू। अब होता ही है कि आप जस्टिफिकेशंस देते देते जब एंड पे सॉल्यूशंस दे देते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जब भी आप जस्टिफिकेशन देते हुए सॉल्यूशंस दे देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप परसुएट कर रहे हैं या वे फॉरवर्ड दे रहे हैं। देयर इज अ वीडियो, अ लेक्चर ऑन वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट, तो वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आप लोग देख लें कि अगर आपको लिखना पड़े इसके ऊपर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो। इट्स मोर एन इनफॉर्मल लेक्चर, 30 मिनट्स और, तो वो आप देखिएगा कि उस पे टेड एड की एक टॉक है। सो अच्छा, Sufyan says कि I'm going to note down the descriptive talk, approach the topic keeping about 4 ways including narrative, expository, descriptive। नहीं देखें, हाउ कैन यू से दैट यू इंक्लूड, देखें एक होता है आपकी डिस्कोर्स रिसोर्स, डिस्कोर्स रिसोर्स इज समथिंग एल्स, कि यू आर यूजिंग एन एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, तो आप नैरेटिव डिस्कोर्स में गए, यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ टू डिफाइन द की वेरिएबल्स, आप एक्सपोजिशन कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एडजेक्टिव्स, आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, यू आर गिविंग जस्टिफिकेशंस एविडेंस, आप आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं। बट देन आर्गुमेंटेटिव इज अ डिफरेंट वर्ड। आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही है कि आपके पूरे ऐसे की टोन ये है कि आपने दो में से एक को सपोर्ट किया, एक को रिजेक्ट किया। अब ये आपके पूरे ऐसे की टोन है, उसमें ठीक है आप एक्सपोजिशन कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सारा कुछ है, वो डिस्कोर्स रिसोर्स है जो आपको क्वेश्चन पेपर कह रहा है। वो डिस्कोर्स रिसोर्स अलग है, लेकिन आपके पूरे टॉपिक की एक टोन अलग होती है। आपको एक स्टेटमेंट दे दी, आप उसके साथ चल रहे हैं, वी आर इन द लास्ट मिनट, अगर डिस्कनेक्ट हो तो फिर हम एक और लिंक मैं जनरेट करता हूँ, वो फिर आपको मैं सेंड करूंगा, तो उस पर हम शायद ज्वाइन करें। सो अब आपको जो है स्टेटमेंट दे दिया, आपने उसके साथ जाना होता है, उस स्टेटमेंट के साथ, और उस स्टेटमेंट को फिर आपने लेके चलना है, वो एक्सपोजिशन है, तो उसमें आप एविडेंस दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेशन है, बट वो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है। सो प्लीज उस इसकी डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। सो स्ट्रक्चर पर्सुएसिव का सेम होता है, बस ये कि इसमें हमारा फोकस हमेशा आपके सारे